स्टूडेंट्स, आज की मेरी क्विक रिवीजन सीरीज में जो टॉपिक हम रिवाइज करेंगे वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह अकाउंट की हमारी पार्ट बी की बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक है हमारा आज का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि कैश फ्लो का एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पूरा फास्टेस्ट रिवीजन लेके आया हूं, एक क्विक रिवीजन लेके आया हूं। तो चलिए आइए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही शॉट में समझते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभूति क्लासेस, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, एंड आई एम राहुल सक्सेना। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है। कैश फ्लो का मीनिंग होता है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इज ए स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है शोइंग इनफ्लोज, जो इनफ्लोज दिखाता है। इनफ्लोज का मतलब कैश हमारे इंटरप्राइज में या हमारे बिजनेस इंटरप्राइज में जिस तरीके से आता है, एंड आउटफ्लोज, और जिस तरीके से कैश बाहर जाता है, यानी कि जिस तरीके से हम एक्सपेंस वगैरह करते हैं। आउटफ्लोज दिखाता है ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, यानी कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से जो कैश इनफ्लो है, कैसा स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाता है हमारे एक पार्टिकुलर पीरियड में। पार्टिकुलर पीरियड कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल होता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च में हमारा एंड होता है। अब आगे देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स व्हिच अफेक्ट कैश। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल वही आइटम्स इंक्लूड होते हैं जो केवल कैश को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैश को इफेक्ट नहीं करता है तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला है टू एसर्टेन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये निश्चित करना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। यहां पे आप एक बात समझ लीजिए, कैश का मतलब तो कैश होता ही है, कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो तुरंत ही हमें कैश में बदल जाएं, यानी कि ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, कैश इक्विवेलेंट्स का मींस होता है ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट जो तुरंत ही किसमें, कैश में बदल जाएं, जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है, जैसे कैश एट बैंक भी होता है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इनको भी हम कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू एसर्टेन द एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि ये निश्चित करना कि एप्लीकेशन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। और तीसरा पॉइंट है टू एसर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंज हुआ है, इसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा शो करता है। स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उसकी ओर भी ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है। और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS3, जो कि रिवाइज है। उसने क्या इशू किया है फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है उसको बनाना जरूरी है। चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किन इंटरप्राइजेस के लिए या किन बिजनेस के लिए बनाना बहुत ही जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किन इंटरप्राइजेस के लिए या किन बिजनेस के लिए बनाना मैंडेटरी है, यानी कि उनके लिए बनाना बहुत जरूरी है। यहां पे देखते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखे हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, की कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, इज मैंडेटरी फॉर किन इंटरप्राइज के लिए उसको जरूरी है। पहला, इंटरप्राइजेस हुज इक्विटी और डेब्ट, जिनकी इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी जो है आर लिस्टेड, उनको लिस्ट कर दिया गया है ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री एक्सचेंज इन इंडिया, यानी कि भारत में किसी रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री एक्सचेंज में उनको लिस्ट कर दिया गया है। या फिर दूसरा है इंटरप्राइज, ऐसे भी इंटरप्राइज के लिए कैश फ्लो बनाना बहुत ही मैंडेटरी है
दैट आर इन द प्रोसेस, जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं, ऑफ इशूइंग इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी, कि वो इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटी को इशू करेंगे, दैट विल बी लिस्टेड, जिसको लिस्ट किया जाएगा ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंटरी एक्सचेंज इन इंडिया। और यहां पे तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए मैंडेटरी है, ऑल अदर कॉमर्शियल, वो सभी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस हुज टर्नओवर, जिनका टर्नओवर जो है फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड कहने का मतलब है कि वो जो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिनका टर्नओवर जो एक्सीड रुपीज 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है, उनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैश फ्लो के पर्पज से जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एज पर AS3। AS3 कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को कितने हिस्सों में बांटा गया। अगर कैश फ्लो के पर्पज से कहें तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली को कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी को कहलाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी जो होती है वो हमारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, अब इन 3 एक्टिविटीज में हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को क्लासिफाई करके देखते हैं और इनको कायदे से समझने की कोशिश करते हैं, इनको थारोली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जो 3 एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जरा उनको डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, उनको जरा डिस्क्राइब करके मैं आपको दिखाता हूं, आप भी उनको देखिए और इन एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहली एक्टिविटी मैंने बताई थी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो कैसे होता है, यानी कि कैश कैसे हमारे पास आता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम कैश सेल्स करते हैं या कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि हमको डेटर से या बीआर के थ्रू हमको पैसा मिलता है। कैश रिसीव्ड एज कमीशन, कैश हमको रिसीव होता है कमीशन के रूप में। कैश रिसीव्ड एज फीस, कैश हमको रिसीव होता है फीस के रूप में। या कैश रिसीव्ड एज रॉयल्टी, कैश हमको मिलता है किसके, रॉयल्टी के रूप में। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा कैश इनफ्लो होता है। ध्यान रखिएगा कि कैश फ्लो में हम उन्हीं एक्टिविटीज को, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को लेते हैं जो कैश में डील होती है। अब कैश आउटफ्लो कैसे होता है, यानी कैश कैसे हमारे पास से जाता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई कैश परचेजेस करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं ट्रेड पेबल्स का, जब हम कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, जब हम पेमेंट ऑफ वेजेस या सैलरी करते हैं, या हम कोई इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लोज होता है। अब यहाँ पे ये हमारी पहली एक्टिविटी है, ये मेरी दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देख लेते हैं कि कैश इनफ्लोज कैसे होता है और कैश आउटफ्लोज कैसे होता है। स्टूडेंट्स, इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज एक्टिविटीज को बहुत ही थारोली आप लर्न कर लीजिएगा, आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम किसी फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं। याद रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या कह लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको हम बेचते हैं। ये करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो तो कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, या डिविडेंड रिसीव जब करते हैं तो कैश इनफ्लोज होता है। कैश आउटफ्लोज कैसे होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 इंपॉर्टेंट तरीके जिस तरीके से कैश आउटफ्लोज होता है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, या तो हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, या हम क्या करते हैं, या हम परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा कैश आउटफ्लो होता है। अब यहाँ पे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लोज कैसे होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो कैश इनफ्लो होता है वो कैसे होता है, इश्यू ऑफ शेयर करते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करते हैं, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि हमको लॉन्ग के थ्रू कोई पैसा मिलता है, प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, या हमको बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू पैसा मिलता है, तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो होता है। अब कैश आउटफ्लो कैसे होता है वो देख लेते हैं। हम पेमेंट ऑफ लोन करते हैं अगर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं अगर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करते हैं अगर, या बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि अपनी इक्विटी शेयर्स को कंपनी या एंटरप्राइज वापस खरीदता है तो होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को अगर रिडीम किया जाता है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अगर लॉन्ग टर्म लोन को रीपेमेंट किया जाता है, और रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, या अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपेमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये मेरी 3 एक्टिविटी है बिजनेस एंटरप्राइजेस की, जो मैंने आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ समझाई है। आप इनका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको थारोली लर्न कर लीजिए, जिससे आपके लिए कैश फ्लो लर्न करना आसान हो जाए। इसके अलावा मैं इसके लिए एक माइंड मैप भी आपको लगा दूंगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उस माइंड मैप को देखकर भी पूरे कैश फ्लो को समझ सकते हैं।
अब चलिए हम कैश फ्लो के फॉर्मेट को देखते हैं और उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं कि कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोर्ड पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर्मेट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। चलिए पहले उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किस तरह लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में कंपनी का जो नाम होगा वो सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद रखिए इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस ईयर के लिए बन रहा है वो ईयर यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद हम इस तरह का इसका फॉर्मेट खींचेंगे जिसमें यहाँ पे हमारा पार्टिकुलर्स रहेगा और हमारे 2 अमाउंट के कॉलम रहेंगे। फिर यहाँ हमारी ए एक्टिविटी रहेगी। जैसे कि मैंने बताया हमारी 3 एक्टिविटीज होती हैं, तो पहली एक्टिविटी को हम ए नाम देंगे और यहाँ पे हमारा आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखा जाएगा सबसे पहले ए एक्टिविटी में, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसको सबसे पहले करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ये नेट प्रॉफिट जो होता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस होता है उसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे कि ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, डिविडेंड पेड वगैरह, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, इन आइटम्स को आप लर्न कर लीजिएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, साथ में मेरे रिवाइज कीजिए, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, गुडविल या पेटेंट्स को जो भी रिटर्न ऑफ किया गया या उसको अमोर्टाइज्ड किया गया है, और उसमें से हम माइनस करेंगे यानी उसमें लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम। किसको लेस करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को, डिविडेंड इनकम को लेस करेंगे यानी कि जितनी भी इनकम हमको अर्न हो रही है वो लेस करेंगे, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिख रहा होगा आपको ये लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन सबको हम माइनस करेंगे। तो मेरे पास क्या निकल गया, यहां पे हमने देखा ये स्टूडेंट से लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब इतना करेंगे तो उसके बाद हमारा ये निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आएगा। उसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो उसको ऐड करेंगे, और अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको हम ऐड करेंगे। उसमें लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो लेस होगी, अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, याद रखिएगा करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लेस होगा। इसका जो आउटपुट निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा जिसको इस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर हमारा कुछ इनकम टैक्स हमने पेड किया है तो लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड को। इसके बाद जो फाइनल आउटपुट हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा नेट कैश फ्रॉम, या तो कैश फ्रॉम होगा या यूज होगा, यानी कि आंसर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रूप में जानेंगे। एक बार अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा जिसके नीचे ये लाइन खींच दी जाएगी, उसके बाद फाइनल अमाउंट यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लिखा जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा। चलिए अब बाकी की बची 2 एक्टिविटीज भी देख लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझी, चलिए अब हम अपनी बची हुई 2 एक्टिविटी भी सीख लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे होता है। अगर हम प्रोसीड करते हैं फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि हमारा प्लस में रहेगा, प्लस को इस तरीके से हम लिखेंगे, और अगर हमारे अमाउंट माइनस में होते हैं तो उनको इस तरह हम ब्रैकेट में लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट कहने का मतलब जैसे गुडविल वगैरह जो होता है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब आपके क्या रहेंगे, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रहेंगे जो कि प्लस होंगे। अब माइनस क्या होगा, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल वगैरह की बात कर रहा है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीदते हैं तो वो भी माइनस में रहेगा। जब हम ये सब करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा फाइनल आउटपुट जो निकल के आएगा वो नेट कैश फ्रॉम या फिर यूज निकल के आएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरीके से हमारी सेकंड एक्टिविटी का आंसर आएगा, जिसको पहले यहां लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे और फाइनल अमाउंट इधर फिल कर देंगे। अब हमारी तीसरी एक्टिविटी आती है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से किस तरह से कैश फ्लो होता है। सीधा वही है कि जो हमें कैश रिसीव होता है, इनफ्लो होता है तो हम प्लस में, और जब हमारा कैश आउटफ्लो होता है तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, जो कि ब्रैकेट में लिखा जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये सब हमारे प्लस के आइटम रहेंगे। माइनस में क्या रहेगा, माइनस का अमाउंट क्या रहेगा, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अगर हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, ध्यान रखिएगा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस में रहेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स माइनस में रहेगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंशियल भी माइनस में रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको जो प्लस माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा नेट कैश फ्रॉम या यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हमारा अमाउंट निकल के आएगा, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम यहां पे शो करेंगे और फिर यहां पे उसको शो करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे नेट इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम अपनी तीनों एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को आपस में ऐड करेंगे। प्लस माइनस का जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस तरीके से रहेगा, अगर प्लस में आता है तो इस तरह लिखा जाएगा, अगर माइनस में आएगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाएगा। फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग, जो कि हमारी बैलेंस शीट में दिया होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे उसका टोटल इस जगह पे लिख दिया जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा कैश फ्लो का पूरा स्टेटमेंट था जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसके माइंड मैप पे इसको और इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका